नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री बुक का चैप्टर 4। तो सबसे पहले आपको मिलेगा भरने वाला। तो आप लोग अपनी किताब जो है आप अपने सामने में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास बुक है ही नहीं। और आप लोग अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिएगा, मेरे साथ आप भी लिखते जाइएगा, ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नोट्स बन जाएगा। तो फिर भरने वाला में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहाँ भर देती हूँ। तो एक नंबर में भरने वाला में आप लोग लिखिएगा जंगली और बर्बर। जंगली और बर्बर। जंगली और बर्बर। और दूसरा नंबर में लिखिएगा बिखेरना। बिखेरना। और तीसरा नंबर में लिखिएगा भूमिका। भूमिका का भी लिखिएगा साथ में, भूमिका। अब जो है ये आपका भरने वाला था। और एक चौथा नंबर में क्या कह रहा था? चौथा नंबर में आपको लिखना है चाय बगानों। चाय बगानों, कोयला खानों। कोयला खानों। चाय बगानों, कोयला खानों। देखिए, इसमें मैं समझाते चलूँगी आप लोगों को। इसमें ना कह रहा था कि आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने क्या कहा था? तो जंगली और बर्बर कह के बुलाया था, पुकारा था, ठीक है ना। और उसको कहा था। और ये जो है कह रहा था कि आदिवासी जो लोग खेती करते थे ना, तो वो रोपते नहीं थे बीज को, ठीक है ना, बिखेरते थे। बिखेरना उनको कहते हैं। और भूमि का स्वामित्व हुआ करते थे वो जो आदिवासी मुखिया। अब यहाँ ये लोग बिहार के, सॉरी, असम के चाय बागानों में, क्योंकि असम में सबसे अधिक चाय होता है ना, तो असम के चाय बागानों और बिहार के कोयला खानों में वो लोग आदिवासी मजदूर जो होते थे वे काम करते थे। ये भरने वाला में था, आप लोग क्वेश्चन को जरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम 2 नंबर में आपका कह रहा है सही और गलत को, सही और गलत करने के लिए, ठीक है। तो 2 नंबर का एक नंबर में हो जाएगा आपका गलत। 2 नंबर का 1 नंबर में, और दूसरे नंबर में हो जाएगा सही, और तीसरे नंबर में हो जाएगा सही, और चौथे नंबर में हो जाएगा गलत। और चौथे नंबर में हो जाएगा गलत। ये आप लोग भर लीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव, तो क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है कि घुमंतू काश्तकार के सामने जो है ब्रिटिश शासन में क्या समस्या, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान घुमंतू काश्तकारों के सामने क्या समस्या आई। तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, मैं उत्तर लिखती हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान घुमंतू काश्तकारों के सामने घुमंतू काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्या थी। निम्नलिखित समस्या थी। सॉरी, ये नहीं होगा। निम्नलिखित समस्या थी। क्या समस्या थी? तो सबसे पहला, ब्रिटिशों ने जंगलों को
आरक्षित घोषित कर दिया था। ब्रिटिशों ने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया, जिससे घुमंतू काश्तकारों का जंगलों पर से अधिकार छीना गया। अधिकार छीना गया। और फिर दूसरा आप लोग लिखिएगा, जंगल उत्पाद एकत्र करने और शिकार करने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया गया। तीसरा नंबर, उन्हें अस्थायी खेती करने के लिए मजबूर किया गया। चौथा आप लोग लिखिएगा, खेती के लिए जमीन सीमित कर दी गई। पांचवा लिखिएगा, चौथा खेती के लिए जमीन सीमित कर दी गई। और पांचवा लिखिएगा, मजदूरी और बागानों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मजदूरी और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, या मजबूर कर दिया गया, ये भी लिख सकते, कर दिया गया। चलिए, तो 4 पॉइंट आपका इच्छा हो तो 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 5 पॉइंट इच्छा हो तो 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखिएगा आप लोग इसमें से जो आपको अच्छा लगे। 4 पॉइंट चुन करके या 5 पॉइंट, पाँचों पॉइंट टोटल लिख दीजिएगा। तो अब जो है हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आप लोग किताब में देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं के ताकत में क्या बदलाव आए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन कह रहा था, उसका उत्तर मैं यहाँ लिखती हूँ। औपनिवेशिक शासन के दौरान औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं के ताकत में
आदिवासी मुखियाओं के ताकत में निम्नलिखित बदलाव आए। कौन कौन बदलाव थे? तो चलिए 1 नंबर हम लोग देखते हैं कौन कौन बदलाव थे। पहला पॉइंट, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और मेरे साथ आप लोग भी आंसर लिखिएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं के ताकत में निम्नलिखित बदलाव आए। आदिवासी मुखियाओं को जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई। तो अब हम पॉइंट नंबर 2 इधर लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। तीसरा पॉइंट, उन्हें ब्रिटिश की प्रतिनिधि के ब्रिटिशों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। और एक पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, ये 3 नंबर के बाद ये 4 नंबर होगा और ये 5 नंबर। तो 4 नंबर तक भी आप लिख सकते हैं, 5 नंबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट या 4 पॉइंट, जितना भी आपको पॉइंट लिखने का मन हो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 4 पॉइंट लिखिए, इससे कम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो कम से कम 4 पॉइंट लिखिए ताकि नंबर अच्छा मिले। अब वैसे तो फुल में फुल 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा अच्छा नंबर मिले। तो
5वां पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, पहले जो उनके पास ताकत थी, उनके पास ताकत थी, अब वो नहीं रही, अब वो नहीं रही। पहले जो उनके पास ताकत थी अब वो नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को कुछ भी बोलन एक ही बात है, तो वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, करने से लाचार हो गए। अब हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन को हम भूल गए थे समझाने के लिए, अभी जस्ट हम आप लोगों को समझाते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपका, तो 3 नंबर का क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है घुमंतू काश्तकारों के सामने क्या आखिर समस्या थी, ठीक है ना। तो हम लिखे इसका उत्तर, ब्रिटिश शासन के दौरान घुमंतू काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्या थी। क्या समस्या थी, अब लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट में, ब्रिटिशों ने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया। उसने जंगल को आरक्षित घोषित कर दिया, जिससे घुमंतू काश्तकारों का जंगलों पर से अधिकार छिना गया। जो जंगलों पर अधिकार था, जो जंगलों में रहते थे वो लोग अपनी मनमानी से अच्छे से, ठीक है, तो वो उसका अधिकार छिना गया। अब क्या कह रहा है नंबर 2 पॉइंट में, जंगल उत्पाद एकत्र करने और शिकार करने पर रोक लगा दिया गया। तो जंगल उत्पाद वो लोग उस जंगल से नहीं कोई भी उत्पाद, फल उल कोई भी चीज़ नहीं ला सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना, और फिर शिकार भी नहीं कर सकते हैं। अब कुछ 3 नंबर पॉइंट लेके आए, उन्हें अस्थायी खेती करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है ना। और अस्थायी खेती मतलब स्थिर होकर के खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पहले वो लोग झूम खेती करते थे, इधर उधर भटक भटक करके, मतलब कि एक जगह एक बार खेती करते थे, फिर 1-2 बार खेती करने के बाद उस जगह का ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी, तो उसके बाद उर्वरता शक्ति मतलब समाप्त हो जाती, तो फिर दूसरी जगह जाते थे वो लोग खेती करने के लिए। तो अब यहाँ तो इसको अस्थायी खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया, झूम खेती बोला नहीं करने के लिए। अब कह रहा है खेती के लिए ज़मीन भी सीमित कर दी गई, कि उसको ज़मीन सीमित कर दी, इतना ही ज़मीन में आपको खेती करना है। चलिए, तो 5वां पॉइंट कह रहा है, मजदूरों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है ना। मजदूरी करने के लिए उनको मजबूर किया गया, और बागान मालिकों जो कहे उसका बात मानने के लिए, मतलब बागानों में काम करने के लिए उसको मजबूर किया गया कि बागानों में काम करने के लिए। अब आगे क्या बागानों में काम करना पड़ेगा। अब आगे आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं के ताकत में कह रहा था क्या बदलाव आए। जब औपनिवेशिक शासन ब्रिटिशों ने जब शासन करना शुरू किया, तो अंग्रेजी वो जो आदिवासी मुखिया थे उनके पास जो ताकत थी उसमें क्या चेंजेज आए, क्या परिवर्तन आए। तो हम नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, आदिवासी मुखियाओं को ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, ठीक है ना, उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिया, लेकिन उनकी जो है ना शासकीय शक्ति छीन ली गई। एक तरह से कहे तो उससे जो है उसको कर वसूलने का साधन बना लिया गया, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, कि जो ब्रिटिश अधिकारी नियम बनाएंगे उसको मानना पड़ेगा। अब तीसरा, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, कुछ न कुछ, मतलब कि कर लगान कह सकते हैं, नजरानों के ऊपर कुछ भेंट रूप में दिया करते थे। अब चौथा पॉइंट, उन्हें ब्रिटिशों की प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था, कि अंग्रेजों की जो हैसियत है ना उसके अनुसार अपने उनके जो समूह होते, जो आदिवासी लोग होते थे, उसको अनुशासन में रखना पड़ता था। अब 5वां पॉइंट है, पहले जो उनके पास ताकत थी अब वो नहीं रही। पहले जो उनके पास ताकत थी वो भी परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। जो परंपरागत मतलब जो परंपराओं से कर रहे थे वो काम करने से अब वो लाचार हो गए, ठीक ना, चाहे वो आदिवासियों की भलाई के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो कहते थे वो उनको करना पड़ता था, जिसके चाहे आदिवासियों का उसमें भलाई हो या ना हो, लेकिन हाँ जो अंग्रेज कहते थे उनको करना पड़ता था उसको। उनको जो है मुखिया वही काम करते थे, ठीक है ना, आदिवासी के मुखिया। तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अपने बुक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था कि दिकुओं से आदिवासी के गुस्से के क्या कारण थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, मैं उत्तर लिखती हूँ। दिकुओं से आदिवासी के गुस्से के निम्नलिखित
कारण थे, निम्नलिखित कारण थे। पूछ रहा था कि वो जो दीकू लोग थे जिसको हम आप लोगों को पढ़ाए थे बहुत अच्छे से डिटेल से, बाहरी लोग जिसको कहते हैं, तो उससे जो है ना आदिवासी के गुस्से के क्या कारण थे ये पूछ रहा था। तो मैं निम्नलिखित कारण थे, मैं पॉइंट बताती हूँ क्या कारण थे जिससे कि आदिवासी लोग गुस्सा गए थे दीकुओं पे। कारण उसका था पहली पॉइंट नंबर 1, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो इसका कारण ये था कि आदिवासियों का ज़मीन हड़प लिया था। आदिवासियों के ज़मीन हड़पना आदिवासियों के ज़मीन हड़पना पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। उनके संस्कृति में हस्तक्षेप करना, उनके संस्कृति में हस्तक्षेप करना पॉइंट नंबर 3, आदिवासियों का शोषण करना और कर्ज के जाल में फंसाना, और कर्ज के जाल में फंसाना। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा आप लोग। आदिवासी उत्पादों का कम दाम देना, आदिवासी उत्पादों का कम दाम देना। तो ये कुछ कारण थे जो कि मैं बताई आप लोगों को। समझा देती हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा था दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से। आखिर जो दीकू मतलब जो बाहरी लोग थे, हम आप लोग को चैप्टर में पढ़ाए हैं, अगर क्लास नहीं किए हैं ठीक है तो आप लोग कर लीजिएगा। तो दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, तो मैं उसका उत्तर लिखी हूँ, निम्नलिखित कारण थे। इसीलिए आदिवासी लोग, बाहरी लोग या दीकू पे गुस्सा थे क्योंकि आदिवासियों का ज़मीन हड़प लिया था, उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप कर लिए थे। वो लोग उनकी जो संस्कृति थी उसको, अपनी संस्कृति को मानने के लिए इनकार कर रहे थे, आदिवासियों को रोक रहे थे अपनी संस्कृति को मानने के लिए। तो उनकी संस्कृति में वो लोग हस्तक्षेप कर रहे थे एक तरह से कहे तो। अब कह रहा है आदिवासियों का शोषण करना, उनका शोषण कर रहे थे, उनको कर्ज के जाल में फंसा रहे थे, ठीक है ना। उनको कर्ज के जाल में फंसाना और फिर आदिवासी उत्पादों का कम दाम देना। जो आदिवासी उत्पाद मतलब वो लोग जो भी चीज़ बेचते थे वो लोग खरीद करके उनका बहुत ही कम दाम देते थे, और फिर उनको जिस चीज़ का ज़रूरत होता वो चीज़ जब खरीदने जाते थे बहुत महंगा मिलता था, तो उसके लिए उस पैसा से नहीं पड़ता था, तो उनको जो है ना कर्जा लेना पड़ता था, और इस प्रकार वो लोग जो है कर्ज के जाल में फंसते गए। तो अब हम आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखते हैं। बिरसा की कल्पना में, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बुक में, मेरे पास बुक है नहीं। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग एक ऐसा समय जब आदिवासियों का जंगलों व जमीन पर अधिकार था। या फिर ये भी लिख सकते हैं एक ऐसा समय जब आदिवासी जंगलों व जमीन के मालिक थे, जंगलों व जमीन का
जंगलों व ज़मीन पर अधिकार था। और ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं कि उस टाइम कोई दिकू मतलब बाहरी लोग नहीं थे, दिकू या बाहरी लोग नहीं थे, कोई दिकू या बाहरी लोग नहीं थे, बाहरी लोग नहीं थे। सब समान थे, सब समान थे, कोई लगान नहीं था, कोई लगान नहीं था, कोई लगान नहीं था। अब इसी में आपका जो है तो ऐसे ही हम आपको अभी समझाएंगे कि इसी प्रकार के ये जो है मतलब कि स्वर्ण युग की कल्पना कर रहे थे। और इसमें आपका एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों का आंसर पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो उसी में आपका कह रहा था कि आपकी राय में, तो हम लिखते हैं मेरी राय में, उसी का आंसर है, ठीक है, अभी वो वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरी राय में, मेरी राय में, मेरी राय में लोगों को वह कल्पना इतनी आकर्षक, इतनी आकर्षक, इतनी आकर्षक इसलिए लग रहा था क्योंकि वह आदिवासियों की खोई हुई, आदिवासियों की खोई हुई स्वतंत्रता और अधिकारों, स्वतंत्रता व अधिकारों के वापसी का सपना था। यह उनके वर्तमान दुख दर्द का एकमात्र समाधान लग रहा था, एकमात्र समाधान लग रहा था। तो ये उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है ना। तो बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग कैसा था? तो बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग था कि एक ऐसा समय जब आदिवासी जंगलों व ज़मीन के मालिक थे, ठीक है ना। आदिवासी जो है वो जंगल और ज़मीन का मालिक थे, या फिर उनके जंगलों व ज़मीन पर अधिकार था उनका, ठीक है ना। दिकू और बाहरी लोग जो अंग्रेज सब थे और जो भूस्वामी सब, ये सब जितने भी है दिकू और बाहरी लोग, हम आप लोगों को चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएं डिटेल से, यहाँ ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो दिकू या बाहरी लोग, वो दिकू और बाहरी लोग नहीं थे उस समय, ठीक है ना। तो सब समान थे एक तरह से, अगर हम कहें कुल मिला जुला करके, तो कोई लगान नहीं था, कोई कर नहीं था, ठीक है। अब आगे जो आपका कह रहा है मेरी राय में लोगों को यह कल्पना, उसी में क्वेश्चन पूछा था कि आपकी राय में लोगों को यह कल्पना इतनी आकर्षक क्यों लगी। तो इसका लिखी हूँ मैं कि मेरी राय में लोगों को यह कल्पना इतनी आकर्षक इसलिए लग रही थी, या फिर इसलिए लग रहा था, मेरी राय में लोगों को यह कल्पना इतनी आकर्षक इसलिए लग रहा था क्योंकि वह आदिवासियों की खोई हुई स्वतंत्रता और अधिकारों की वापसी का सपना था। यह उनके वर्तमान दुख दर्द का एकमात्र समाधान लग रहा था। उनकी जो थी स्वतंत्रता और अधिकार जो
छिना गया था ना, जो खोया हुआ था ना, वो ऐसा लग रहा था कि वापस मतलब कि आ गया है, ठीक है ना, वैसा सपना था। इसीलिए इतना ये आकर्षक काफ़ी ज़्यादा लग रही थी वो कल्पना। अब कह रहा है उनके वर्तमान दुख दर्द का एकमात्र समाधान वही लग रहा था कि फिर से जो है अगर वर्तमान में जो उनको दुख दर्द था, क्या दुख दर्द कि अंग्रेज़ लोग जो है उस पर अपना अधिकार जमा लिए थे। अंग्रेज़ लोगों ने आदिवासियों पर, ठीक है ना, तो अधिकार जमा लिए थे, उनका शोषण कर रहे थे, तो उनको लग रहा था यही एक समाधान है, एकमात्र समाधान है उनके वर्तमान दुख दर्द का, वही मैं लिखी हूँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा था कि 20वीं सदी में आदिवासियों के समय में जो इतने भी विद्रोह हुए थे उनके नायकों का नाम लिखने के लिए आप लोग क्वेश्चन देखिए अपनी किताब में, मैं यहाँ उत्तर लिखती हूँ। 20वीं सदी के दौरान 20वीं सदी के दौरान आदिवासी विद्रोह के नायकों का नाम तो हम आप लोगों को बताए थे 20वीं सदी या शताब्दी एक ही बात हुआ। तो 20वीं सदी का मतलब क्या, उसमें एक कम करना है, यानी कि 1901 से लेकर के 2000 ईस्वी तक के अंदर में जो आदिवासी विद्रोह हुआ है उनको कह रहा है उनके नायक कौन कौन थे उनको लिखने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा 1906 में संग्राम संगमा विद्रोह के नायक संग्राम संगमा थे। विद्रोह के नायक संग्राम संगमा थे। अब जो है दूसरा 1910 में बस्तर विद्रोह, अच्छा ये असम में हुआ था, ठीक है ना, ये संग्राम संगमा जो विद्रोह हुआ था ना ये असम में हुआ था। बस्तर विद्रोह के नायक 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था, तो उसके जो नायक थे वो गुंडाधुर थे। और एक महाराष्ट्र में जो वर्ली विद्रोह हुआ था वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं 2 ही को लिखती हूँ। अच्छा ये मैं बता देती हूँ, बस्तर विद्रोह छत्तीसगढ़ में बस्तर जगह पे हुआ था, ठीक है ना। तो 2 को लिख दिए, उसके नायकों का नाम बता दिए। अब वैसे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन हालांकि मैं सारा क्वेश्चन का उत्तर करवाती हूँ, तो मैं जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपकी किताब में मैं सारे क्वेश्चन का ऑल टू ऑल आंसर कराऊंगी जितने भी क्वेश्चन हैं। चलिए तो फिर 8 नंबर में आपका कह रहा था, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। आदिवासियों, पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि पहले आदिवासियों के रीति रिवाज और जीवन पद्धति तो इनके बारे में लिखते हैं। और जीवन पद्धति तो पहले जो उन लोगों का था वो लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती करते थे और जंगलों पर निर्भर थे। उसके बाद आपका प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति पूजा, ये उनके रीति रिवाज और जीवन पद्धति दोनों मैं यहाँ लिख दी हूँ। अब जो है इसमें
अब लिखेंगे, कह रहा उसके बाद उसी में क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी में क्वेश्चन है आपका कि पिछले 50 वर्षों के दौरान, मतलब पिछले 50 वर्ष के दौरान जो है क्या चेंजेज आए हैं, क्या बदलाव आए हैं आदिवासियों के रीति रिवाज और जीवन पद्धति में। तो हम लोग लिखेंगे पिछले 50 वर्ष के दौरान, अच्छा पिछलो लिख दिए पिछले 50 वर्ष के दौरान, पिछले 50 वर्षों के दौरान, पिछले 50 वर्षों के दौरान आदिवासियों के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए, निम्नलिखित बदलाव आए, निम्नलिखित बदलाव आए, बदलाव आए, निम्नलिखित बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, पहले वे लोग झूम खेती करते थे, पहले वे लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर में डिटेल में बात किया, यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। झूम खेती करते थे, अब धीरे धीरे अस्थाई खेती करने लगे हैं, अब धीरे धीरे अस्थाई खेती करने लगे हैं, धीरे धीरे अस्थाई खेती करने लगे हैं, अस्थाई खेती करने लगे हैं, अब धीरे धीरे अस्थाई खेती करने लगे हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, दूसरा पॉइंट, कई संथाल एक मिनट सॉरी कई संथाल शहरों में काम करने लगे हैं, शहरों में काम करने लगे हैं, काम करने लगे हैं, काम करने लगे हैं। एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, आधुनिकता और बाहरी संस्कृति के असर, आधुनिकता और बाहरी संस्कृति के असर, आधुनिकता और बाहरी संस्कृति के असर उनके पारंपरिक भाषा, पोशाक और त्योहारों पर भी पड़ा है, पोशाक और त्योहारों पर भी पड़ा है। तो ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर था, चैप्टर 4 का सारा क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को करा दिए। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो ईमानदारी पूर्वक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं कल।